नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल साहित्य सागर में। आइए सुनते हैं शिव प्रसाद सिंह की कहानी नन्हों। चिट्ठी डाकिये ने दरवाजे पर डाल दी तो नन्हों सहुआइन ने दाल की बटली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वे रसोई से बाहर आईं और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतारकर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होगी, वे धीरे से फुसफुसाईं। पहले तो केवल उनकी कनगुरिया दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ते से किसी राम सुभग साहू ने भेजी है, पता ठिकाना में कोई गलती नहीं है। रामसु? अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। केनगुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजों में दबेच कर नन्हों सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। आंगन के कोने में पानी रखने से चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सत्र की इबारत थी पूरी, पर नन्हों के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ का सा समय लग गया जैसे। चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे, जाने कब इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे अखुआए फूटे थे। नन्हों सहुआइन एकटक उन्हें निहारती नहीं बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो होता नहीं। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुभग को भौजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा भौजी जीती है या मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता किसे। नन्हों सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सन्नी अंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वह किसी की शादी ब्याह का न्योता हो। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हों सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठीं। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई बार सोचा इस दुखदाई बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में ना था उस पर पछतावा क्या। पर वह औरत क्या जो अपनी शादी पर ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी ज़िंदगी का दस्तावेज़ बनकर आई हो। जिंदगी सिर्फ किसी की गिरोह ही नहीं बनी, उसने तो नन्हों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हों का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, मौज उत्सव, हंसी रुला, सब कुछ वही। एक बात में ज़रूर अंतर था कि नन्हों की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं हैं। जो ज़िंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते, वे बारात चढ़ाकर नहीं डोला उतार कर शादी करते हैं। इसीलिए नन्हों की शादी भी डोला उतार कर ही हुई, तो उसमें कोई ख़ास बात तो हो नहीं गई। नन्हों का पति मिश्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाँह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्श से कोई बुरा नहीं था। वैसे काला चेहरा उभरी हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने के ज़रूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी माचिस और ज़रूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती क्योंकि अनाज के बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिश्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिश्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया था वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफ़ी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे। रंग तो वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी।
इसलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी नहीं सहती, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मील मेक के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी कम फ़ायदा ना था। खर्चे की काफ़ी बचत थी। डोला आया। उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बगैर टोटके के पूरी हो गईं और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिस्री लाल से हो गई। बाजों की आवाज़ें हमेशा वैसे ही खुशी से भरी थी। मंडप की मंडियों और चंदोवे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थीं। भाटिनों के मंगल गीत में राम और सीता के ब्याह की वही पवित्रता गूंज रही थी। पर नन्हों अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने ना देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहाँ से उसकी सिसकियों की आवाज़ भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिस्री भैया की। राम सुभग ने दूसरे दिन काने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ। भौजी मजाक के लिए बनी हैं, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुभग बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही तो नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भर गिरती हैं और पंक्षी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिस्री लाल का ममेरा भाई है, अक्सर वह यही कहता और यहीं रहता। एक तो इसीलिए कि उसे अपना घर पसंद ना था, बाप सख्ती से काम कराता और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिस्री लाल का भी इरादा ना था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान वगैरह के लिए सामान खरीदने में भी आसानी पड़े। राम सुभग के लिए मिस्री लाल का घर अपने ही जैसा था। उसने मिस्री लाल की शादी की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चहल पहल रहेगी और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फेंकने का काम भी करना पड़ता था, उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जैसा कभी सोचा नहीं था। नन्हों वह नहीं है जिसे मिस्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन ना मालूम हो। वह काफ़ी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग भी कुछ कम नहीं है। मिस्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे, यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्हों के बाप ने भी उसे ही देखा था, पर जाने क्या है कि नन्हों उस झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब कुछ भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हों बैठी थी गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी भरौनियाँ बारिश में भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थीं। वह एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाठी फेंक दी है। राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वह कभी आंगन में देखता था तो कभी मुंडेरे पर। वह चाहता था कि इस चुप्पी को नन्हों ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने में शायद बात कुछ ठीक बने और ना बने, पर नन्हों तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन से रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सत्तियों के चौरे पूज आई थी और सबसे मिस्री लाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटिनें अपने मोटे और भोंडे स्वरों में अब भी राम और सीता की जोड़ी की आशीषें गा रही थीं। कुछ बच्चे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पूर्वी पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुबह इस मौन को और ना झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्या हुआ बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मनचली भाटिन ने मोटी आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुबह इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर ना उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिस्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया।
उस समय मिश्रीलाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बैठकर बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफ़ी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी पिच की डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकोड़े की तरह झूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुबह को मिश्रीलाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है, यह राम सुबह ने पहली बार देखा। सुबह, मिश्रीलाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा, क्यों रे, भौजी कैसी लगी? सच कहना, अपनों से क्या दुराव? गया था ना, कुछ कह रही थी? नहीं तो, राम सुबह ने कहा। काफ़ी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ी उदास रहती हैं। मिश्रीलाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे शुंभू, तू तो भाई दुल्हनें पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगती है भला वह? किसी परिवार वाले के घर में जाती तो सास जिठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात काँव काँव। यहाँ तो बस दो परानी हैं, राज करना है कि नहीं? राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी बात सुनी ही ना हो। मिश्री साह, दरवाजे से कमारी ने पुकारा। बाबाजी बुला रहे हैं। चौके पर कंगन छूटने की साइट बीत रही है। मिश्रीलाल धीरे से उठे और फुदकते हुए चौके पर जा पहुँचे। लाल चूनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आई और उसने मिश्रीलाल की बगल में बिठा दिया। मिश्रीलाल की शादी हुए एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच ना जाने कितनी बार राम सुबह नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन होती। उसे हर बार लगता कि वह गलती में आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होंगी। कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खींचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वह बार बार सोचता है कि शायद नन्हों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर ना खड़ा होता तो नन्हों आज यहाँ ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आँखों की पीड़ा उसकी ही पैदा की हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुबह इसीलिए नन्हों के पास जाने को विकल हो उठता, पर पास पहुँचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपया न्योता के साथ भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत ना होती कि वे रुपये माँ की ओर से उसे दे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाता, रुपये उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वह उसे नन्हों को ना दे सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यहाँ मन नहीं लगता, भाई भौजाइयों की याद आती होगी। नहीं तो, उदास कहाँ हूँ? तुम जो हो, राम सुबह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? हाँ, मैं तो हूँ ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूँ। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूँ? उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी। जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप का बोझ बनी। मैं भला दूसरे आदमी की उदासी क्या दूर कर सकूँगी? देखो भौजी, राम सुबह ने पूरी साझेदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फ़ायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्हों मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूँगी, हंसूँगी, पर बुरा मत मानना, बेबान के काम में देर थोड़ी ही लगती है। उस दिन राम सुबह बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींच कर निकाल दिया। नन्हों का मुस्कुराना भी गजब है, वह सोच रहा था। उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी। हर हाल में जाने क्या है उसके चेहरे में, जो राम सुबह का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रही, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच बैठकर गप्पे हाँके। नन्हों के चेहरे की सुध आते ही एक रस सूत झटके से टूट जाता। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। मंदिर में जैसे घंटे की अनुगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी।
उसकी लपेट में सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियाँ तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिश्रीलाल दलान में सो जाता और राम सुबह बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्नू घर में अकेली बैठी सूखी पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाता, वह ढेर सी निबोरियाँ तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़कर ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक एपन की पुतली मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थीं। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खटखटाया। देखा सामने राम सुबह खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भौजी, वह पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हो उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी में पानी ढाल कर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुबह को कि उसने गिलास के साथ ही नन्हों की बाँह दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके से बाँह कांपी और सांप की तरह ऐंठ कर सुबह के हाथों से छूट गई। गिलास धब्ब की आवाज़ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हो सांपिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाँह पकड़ी होती। तब तो स्वांग किया था, दूसरे के एवज तने थे, सूरत दिखाकर ठगहारी की थी। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें यह देने आया था। राम सुबह ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है या? नन्हों ने गुस्से में ही पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं, कई बार सोचा देने को पर दे ना सका। उसने रुमाल वही चारपाई पर रखा और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां, दरवाजे जैसे उसको घूर रहे थे। उसी दिन वह अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए, राम सुबह का कोई समाचार ना मिला। मिश्रीलाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों को चुप देखकर 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी चीज़ें राम सुबह ही खरीद कर लाता था। उसके ना होने से मिश्रीलाल को बहुत तकलीफ़ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता, पर चीज़ें मनमाफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीज़ें खरीदने में उसे काफ़ी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्हों ने आम के पत्ते पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई, पर ताप कम ना हुआ। पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा। नन्हों घर से निकलती ना थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुबह के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आवें। 3-4 घड़ी गए। राम सुबह मिश्रीलाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चीत्कार गूंज रही थी और बाहर मिश्रीलाल का शव रखा था। नन्हो विधवा हो चुकी थी। राम सुबह मिश्रीलाल के क्रियाकर्म में लगा रहा। नन्हो से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसे इतना साहस ना हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच के चूड़ियों की किस्मत का अजीब खेल है। नन्हो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ज़बरदस्ती उसके हाथों में पहनाई गई, और अब जब वह उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने ज़बरदस्ती हाथों से उतरवा लिया। काज परोजन के घर में इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि नन्हो बैठ जाती, परंतु कभी कभी दोपहर में 1-2 घड़ी की फुर्सत मिलती तो वह अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुबह उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में भी नन्हों की वे तिरती आंखें उसके हृदय को बेधने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता, कहीं नन्हों पर नज़र ना पड़ जाए। इसीलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंप कर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता। क्रियाक्रम बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाहर निकल जाता था। खाली रहा तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठकर दिन गुजार लेता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई, पानी सूख गया, बादलों का घिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों में घाव भर गए। नन्ही मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसी ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन सभी
पर कभी बौछार की चोट ही ना पड़ी हो, कभी इनके तन पर ठेस ही ना लगी हो। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा गादी लगती। बीच चौकी पर सदगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर रखी थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरौटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी और गांव की औरतें, बूढ़े बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जो तुम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन की जतन करहु, हम छूटे तुम आराधे। जो तुम गिरवर तव हम मोरा, जो तुम चंदा हम भय हैं चकोरा। माधो तुम तोरऊ तो हम नहीं तोराही, तुम सो तोर कवन सो जुराही। काफ़ी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हू लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रहीं। जो तुम तोरहु तो हम नाही तोराही, वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाज़ा सुभग ने बंद कर रखा था। सांकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाज़ा खोला। इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली में घूमना ठीक नहीं है भौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उठे। राम सुबह दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। नन्नों ने और कुछ ना कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। नन्नों एक झटके के साथ घूमी। राम सुबह के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो बेध कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ। खबरदार जो फिर कभी आंखें दिखाई तो। राम सुबह माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुबह की चिट्ठी आई है कि वह कलकत्ते से गांव आ रहा है। ये 5 बरस नन्हों ने जाने कैसे बिताए हैं। राम सुबह तो उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हों की आंखें सूज गईं। मेरा कोई ना होगा, मैं तो अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ। वह अपने आप को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहाँ पे। मैंने ऐसा क्या कर दिया। हाँ, गलती ज़रूर थी। मैं विधवा हूँ, उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या। दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुबह से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी। चुप रह, नन्हों ने उसे बरज दिया था। दूसरे ही क्षण वह शर्म से गड़ गई। ना जाने लोग क्यों मन के छुपे हुए राज को भांप लेते हैं। जितना भी छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा। वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था तुम्हारे लिए। मिस्री लाल से तो धोखे से ब्याह हुआ। मैं कहती हूँ चुप कर। नन्हों की आंखें डबडबा आई। मेरी जिनगानी में धोखा ही लिखा है तो कौन मेट सकता है उसे। कमारी सक पकाकर चुप हो गई। आंखों की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वह चुपचाप दरवाज़ा भेड़कर चली गई। नन्हो चाची, नन्हो चाची। दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे। यह देखो कितना बेर लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा, भाग रहा है तो भागने दे। तू भी ले और भाग यहाँ से। हल्ला मत मचाओ यहाँ। लड़के जेबों में बेर भरकर खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्नू ने दरवाज़ा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ते की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्नू आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलंगी चारपाई थी मूंछ की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब लगती। हवा पहले जैसी सर्द ना थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्नू के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी से ज़मीन तक लटके थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेरे की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। सांकल खड़की। भौजी,
सुभग 5 साल के बाद लौटा था। नन्हों ने दरवाज़ा खोला। सुभग था सामने। अंधेरे में वह उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज़ सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुभग आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सा सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था। खा पीकर राम सुभग जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींच कर नन्हो उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुध ली? नन्हो ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुभग बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफ़ी मांग लें, पर हिम्मत ना हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कहकर ही जाऊंगा। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए ही, पर कसूर तो है ही, चाहे वह जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने ज़मीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तो तुम ही माफ़ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वह मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था। मालूम तो उन्हें तभी हो गया था जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से ही जान लेते हैं बाबू। जिनके पास बल है वह उसे नहीं होने देते। जो कमज़ोर हैं वे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को तो सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते। इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्हों ने आंचल से आंखें पोंछ ली। राम सुभग बेवकूफ़ की तरह आंखें फाड़कर अंधेरे में नन्हों को देखता रहा। अच्छा बाबू, थके हो, सवेरे फिर बात कर लूँगी। नन्हो उठकर अपने कमरे में चली गई। राम सुभग 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वह 1-2 बार गांव में घूमने गया। दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ते की, बाप की, माँ की, भौजाइयों और भाइयों की। नन्हो राम सुभग को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वह एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्हों को इस नए रूप में देखकर सुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या यह सब हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वह आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्हों भी तो ऐसी पहले ना थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। वह खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वह खुलकर कहेगी। इसी आशा से उस दिन सुभग ने सुबह से ही कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात की गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुभग इस उत्तर से कुछ समझ ना सका। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुभग तैयार हुआ तो नन्हो अपने घर में से निकल आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हो ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुभग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुभग काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दे दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अजर अमर रहने के रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया मैंने उसे माथे पर ले लिया। मैं कमज़ोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज तुम मुझे हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला, इसी से लौट आ रही हूँ, बुरा मत मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हो उसका जाना भी ना देख सकी। आंखें जल में तैर रही थीं। दिए की लौ जटामासी के फूल की तरह कई फाकों में बट गई। नन्हो ने किवाड़ तो बंद कर लिए, पर सांकल ना चढ़ा सकी। यह कहानी आपको कैसी लगी